अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ्स, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक है और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और ये बिलोंग करता है आपके CLO 3। ठीक, तो मजीद वेट किए बिना इसे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर ग्राफ्स। अच्छा, ग्राफ में टॉपिक्स की बात की जाए तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं। वैसे तो एक वास्ट टॉपिक है ग्राफ्स, लेकिन जो हमारे कोर्स में हम कवर करेंगे उसमें ग्राफ्स की फंडामेंटल हैं और कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं ग्राफ की, क्योंकि हर एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, प्रोग्रामिंग में कैसे उसको करेंगे रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंटेशंस हैं। उसके अलावा एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो कहलाता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और इसके अलावा दो सब टॉपिक्स और हैं हमारे पास, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। लेट्स सी ये दो टॉपिक्स हम कवर कर पाते हैं नहीं, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी नेक्स्ट वीक क्लास होगी या नहीं। ठीक है, वैसे ये कोर्स में शामिल है। तो मजीद वेट के बिना स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफ की फंडामेंटल से कि ग्राफ इटसेल्फ है क्या। तो ग्राफ जैसे कि पहले भी बताया गया था कि एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक ट्रीज। बट ट्रीज और ग्राफ में भी एक बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क ये है कि ग्राफ हिरारिकल नहीं होता, जबकि ट्री हिरारिकल इन नेचर होता है। जैसे कि हमने देखा था, ट्री में हिरारकी होती है, पेरेंट चाइल्ड सब चाइल्ड या सक्सेसर्स पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है, जबकि ग्राफ में नोड्स के दरमियान ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन साथ साथ नॉन हेरारिकल इन नेचर भी है, यानी कोई पेरेंट नोड नहीं है, कोई चाइल्ड नोड नहीं है, सब नोड का लेवल इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सारी नोड किसी भी फैशन में किसी भी नोड से कनेक्ट हो सकती हैं, इसमें कोई हेरारिकी का कॉन्सेप्ट नहीं। बाय डेफिनेशन तो ये फर्क हो गया ग्राफ में और ट्रीज में। ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ में दो टर्म्स हैं जिससे आपको फेमिलियर होना चाहिए। पहली टर्म है वर्टिसेस या वर्टेक्स, और दूसरी टर्म है एज या एजेस फॉर प्लूरल। वर्टिसेस क्या है? वही जिसको हम नोड्स कहते थे ट्री में, यहाँ पे वो वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, ग्राफ में इस टर्म को स्पेशली वर्टिसेस कहा जाता है, वरना नोड एंड वर्टिसेस आर सेम थिंग। इसके अलावा एजिस की बात की जा रही है। इसको एजिस किसको कह रहे हैं? जो ट्रीज में आपके पास ब्रांचेस होती थी वो यहाँ पे एजिस। ठीक है, टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है। नोड्स को अब हम वर्टिसेस कह रहे हैं और ब्रांचेस को हम एजिस कह रहे हैं, क्योंकि अब ट्री नहीं है तो ब्रांच का कोई नेम जो है मीनिंगफुल नहीं लगता, तो हम इसको जनरल वर्ड कह रहे हैं एज। ठीक है, तो अ ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जी, और जी क्या होता है? सेट होता है वर्टिसेस एंड एजेस का। ठीक है, ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अगर यहाँ पे आप बॉटम राइट कॉर्नर पे देखें तो एक सैंपल ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसमें वर्टिसेस पे मार्क हुआ हुआ है। अगर आप देखें जो सर्कुलर नोड्स हैं उन्हें वर्टिसेस कहा जा रहा है, उन पे मार्किंग है V1 V2 V3 V4 से लेकर V6 तक। और दो वर्टिसेस के दरमियान कुछ कनेक्टिंग लाइंस हैं, सब में नहीं है, कुछ वर्टिसेस के दरमियान है, तो ये मार्क हुए हैं एजेस, यानी E1 E2 E3 एंड सो ऑन। एज इटसेल्फ होता क्या है? दो वर्टिसेस के दरमियान जो कनेक्टिंग लाइन होती है उसे कहा जाता है एज। ठीक है, यानी अगर मैं एज को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो दो वर्टिसेस के पेयर में रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे? अब अगर यहाँ पे आप इस एग्जांपल के लेफ्ट पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूँ साथ साथ, इस ग्राफ की अगर बात की जाए तो इसमें वर्टिसेस हैं V1 V2 से लेकर V6, और एजेस इसमें है E1 E2 से लेकर E6 तक। ठीक है, वर्टिसेस की इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, लेकिन एजेस हमें ये इंफॉर्मेशन E1 E2 E3 नहीं दे रहे कि ये एक्चुअली E1 है किन दो वर्टिसेस के दरमियान में, E2 किन दो वर्टिसेस के दरमियान में। तो मोर एक्सप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि E1 इज एक्चुअली बिटवीन V1 एंड V2, एंड E2 इज बिटवीन V2 एंड V3, देन V1 और V3 के दरमियान E3 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए एजेस की काम की है कि एजेस एक्चुअली टू वर्टिसेस के दरमियान होते हैं। तो E1 इज बेसिकली कनेक्टिंग वर्टिस 1 विद वर्टिस 2, and similarly E2 is connecting vertex 2 with vertex 3, and E6 is connecting vertex 5 and vertex 6। ठीक है,
तो एजेस एक्चुअली क्या होते हैं, कनेक्टिंग लाइंस होती है। E1 E2 ऐसे शॉर्ट में हम नेम दे देते हैं, लेकिन E1 E2 इटसेल्फ खुद कुछ नहीं है, बल्कि ये कनेक्टिंग लाइन है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताना चाहिए हमें कि कौन से वर्टिस से लेकर कौन से दूसरे वर्टिस पे ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्राफ्स, जिसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्टिसेस और एजेस का। तो वर्टिसेस और एजेस को लेकर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन की हुई है तो अभी पूछ लें, वरना फिर मैं मजीद आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज उनकी तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मजीद हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अभी ग्राफ की बात हो रही थी, अब कहने डायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर आप ये पेज पे डायग्राम मौजूद है इसको देखें, और जो डायग्राम अभी पीछे पेज पर मौजूद थी उसको देखा जाए, तो दोनों में आपको एक बुनियादी डिफरेंस नजर आ रहा होगा। और वो डिफरेंस क्या है कि ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो एजेस हैं उन पर एरोज हैं, यानी ये पॉइंटेड एजेस हैं। ठीक है, पॉइंटेड का मतलब ये है, ये बता रहे हैं कि ये जो एरो है ए से निकल रहा है और बी पर जा रहा है, या ये जो एरो है बी से निकल रहा है, बी से तो खैर कोई एरो नहीं निकल रहा, ए से निकल के डी पे जा रहा है, डी से बी पर आ रहा है, और एक डी से इटसेल्फ डी पर है, और एक सी से इटसेल्फ सी पर है। तो अगर आपके ग्राफ में एजेस पर डायरेक्शन आ जाए तो ये डायरेक्टेड ग्राफ कहलाने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का, तो उसमें भी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, वेक्टर आ जाए यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे ग्राफ के एजेस पर क्या आ जाए, एरोज आ जाए या पॉइंटर्स आ जाए, तो ये कहलाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, यही बातें यहाँ पे बताएंगे, सेट ऑफ एरोज आ जाते हैं, एजेस पे एरो आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसमें यही बता रहे हैं कि अगर आप देखें कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट हो रहा है सेट ऑफ वर्टिसेस, यानी ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं, और इसके अंदर एजिस की बात की जाए, अच्छा ध्यान दें ये वाला सेट जो मैंने हाईलाइट किया वर्टिसेस है, कॉमा के बाद देखें ये पूरा का पूरा एक सेट है, और इसके अंदर आप देखें तो एजिस लिखे हुए हैं, लेकिन एजिस E1 E2 की फॉर्म में नहीं लिखे हुए, बल्कि पूरे पूरे जो है वर्टिस की कनेक्टिंग लाइन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहली लाइन कह रहे हैं ए से बी पर एक वर्टिस मौजूद है, फिर कह रहे हैं ए से डी पर एक मौजूद है, फिर कह रहे हैं डी से बी पर है, फिर कह रहे हैं डी से डी पर है, और फिर कह रहे हैं सी से सी पर है। ध्यान रहे ये डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं, तो यहाँ पे ए और बी की पोजीशन में इंटरचेंज कर दूंगा तो इससे फर्क पड़ेगा। यानी अगर इस जगह पर मैंने ए और बी को स्वैप कर दिया, बी और ए लिख दिया, तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ए जो है यहाँ पे बता रहा है कि इनिशिएटिंग पॉइंट है, इनिशियल वर्टेस है, और बी ये बता रहा है ये टर्मिनेटिंग या फाइनल वर्टेस है। तो हमेशा जब भी एज आपका निकलता है तो फ्रॉम इनिशियल वर्टेस टू फाइनल या टर्मिनल वर्टेक्स की तरफ होता है। ठीक है, हाँ जी, ग्राफ देखकर आपको वर्टिसेस और एजेस बताने हैं। ठीक है, वर्टिसेस तो आसान है, आप नोट्स को काउंट कर लेंगे, लेकिन एजेस बताना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इस वक्त कि एजेस चूंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो इनकी पोजीशन मैटर करती है। ए बी इज नॉट सेम एज बी ए, क्योंकि ए बी का मतलब है कि मैं ए से बी की तरफ ग्राफ बना रहा हूँ, और बी ए का मतलब बिल्कुल अपोजिट है, उसका मतलब ये होगा कि मैं बी से ए की तरफ ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों में देखा जाए तो डायरेक्शन का फर्क है, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसमें हमेशा ये पहला वाला जो होता है ये इनिशियल वर्टेस होता है, और दूसरा वाला आपका फाइनल वर्टेस होता है, और हमेशा एरो की डायरेक्शन आपकी इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। तो सब में डायरेक्शन आपकी ये है, इसमें देखा जाए तो ये है। ठीक है, पोजीशन मैटर करती है। और डी से डी, इस पे आता हूँ, ये डी से डी का क्या फर्क पड़ता है और सी से सी क्या चीज है, लेकिन डायरेक्शन सबकी क्या है, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ जा रही है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो डायरेक्टेड ग्राफ है, तो इन डायरेक्टेड ग्राफ ए बी इज नॉट सेम एज बी ए, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, एन एच ए बी सेड टू बी इंसिडेंट विद द वर्टिस since it joins, i.e. AB, we can also say that edge AB is incident from
ए टू बी। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया ये ए से बी पर इंसिडेंट हो रहा है। वर्टिस ए इज कॉल्ड, वही बात, इनिशियल वर्टिस। वर्टिस बी इज कॉल्ड टर्मिनल या फाइनल वर्टिस। ठीक है, ए जो है इनिशियल वर्टिस है ऑफ एज ए बी, और बी जो है टर्मिनल वर्टिस है ऑफ एज ए बी। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल है, जहां पे एंड हो रहा है वो टर्मिनल। और अगर कोई ऐसा वर्टिस आ जाए जो स्टार्ट और टर्मिनेट सेम वर्टिस पे हो रहा है, यानी कोई ऐसा एज आ जाए जो स्टार्ट और एंड सेम वर्टिस पे हो रहा है, तो वो कहलाता है लूप। जैसे कि आपके पास ये डी से डी पर हो रहा है और सी से सी पर, यानी इस केस में इनिशियल और टर्मिनल वर्टिस दोनों सेम है। तो इस केस में मैं उस एच को एक खास नाम देता हूँ, और वो खास नाम क्या है? लूप। ठीक है, देखने से भी पता लग रहा है ना, लूपिंग बिहेवियर है, वो वापस घूमकर मैं वहीं आ गया। तो ये बिहेवियर कहलाता है लूपिंग। तो इस वजह से इस एज को मैं खास नाम देता हूँ, है तो ये एज, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम हो जाता है जिसे कहा जाता है लूप। अच्छा, डी और सी पर लूप बन रही है, लेकिन एक और खास बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि सी यहाँ पे एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है। आइसोलेशन का मतलब समझते हैं ना? आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग, अकेला। ठीक है, तो आइसोलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे सी एक आइसोलेटेड वेक्टर है, आइसोलेटेड वर्टेक्स है, सॉरी। आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब यह है कि सी किसी और वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप देखें तो सी अकेला पड़ा हुआ है, ये हिस्सा बिल्कुल अलग थलग है, यहाँ से आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ना ए से सी कनेक्टेड है, ना बी से सी कनेक्टेड है, ना डी से सी कनेक्टेड है। तो इट मींस सी इज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, या आइसोलेटेड नोड। ठीक, तो इस पेज पे आपने जो टर्म सीखी वो है एक डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स। एक और टर्म है लूप, और एक और लास्ट टर्म है आपके पास आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो ग्राफ में आपको बस टर्म्स पे फोकस करना है, बाकी इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो लूप तो आप समझ गए कि अगर मेरा इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम है तो वो लूप कहलाएगी, और अगर ऐसी नोड हो जो किसी और नोड से लिंक नहीं है तो वो आइसोलेटेड नोड या आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाएगी। ठीक है, और डायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास एजेस पर एरो होते हैं, यानी वो पॉइंटेड होते हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ के केस में ए और इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स को मैं स्वैप नहीं कर सकता। ठीक है, इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स को मैं स्वैप नहीं कर सकता, इनका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। ठीक हो गया, होपफुली यहाँ तक बात क्लियर होगी। मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंसी। एडजेसेंट का मतलब क्या है? टू वर्टिस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर जॉइंड बाय एन एज। पड़ोसी, एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन होता है? जो एज शेयर कर रहा हूँ, यानी वो दो वर्टिसेस या नोड्स जो एज शेयर कर रही हूँ वो कहलाती हैं एडजेसेंट। यानी ए और बी एडजेसेंट हैं, बी और डी भी एडजेसेंट हैं, बी और सी भी एडजेसेंट हैं, बी और ई भी एडजेसेंट हैं। तो एडजेसेंट का मतलब है आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होना। ठीक है, अगर दो नोड्स या दो वर्टिसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो वो कहलाएंगे एडजेसेंट या नेबर्स या पड़ोसी। ठीक है, तो एडजेसेंसी की डेफिनेशन ये होगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने टर्म पढ़ी थी डायरेक्टेड ग्राफ, अब यहाँ पे टर्म है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता वो ये भी वर्टिसेस और एजेस का सेट है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंटर्स नहीं होते। आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले ग्राफ में भी और नीचे वाले ग्राफ में, दोनों में पॉइंटर्स नहीं है, एरोज नहीं है। यहाँ पे एरो है ना, यहाँ पर एरो है, कहीं पे भी कोई एरो नहीं है। तो अगर ऐसा ग्राफ जिसमें एरोज यूज नहीं हो रहे तो वो कहलाते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं है। और इन ग्राफ्स में आप चाहें तो वर्टिसेस को स्वैप कर सकते हैं, यानी इसमें कोई इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जस्ट कनेक्शन है। यानी इट्स अ टू वे कनेक्शन। यानी अगर मैं ये लाइन पे फोकस करूं, इस पर्टिकुलर लाइन में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइन ए को बी से कनेक्ट कर रही है, और यही लाइन बी को ए से भी कनेक्ट कर रही है। यानी ये कहा जा सकता है इस लाइन के थ्रू मैं ए से बी पर भी जा सकता हूँ और बी से ए पर भी आ सकता हूँ। तो अनडायरेक्टेड में कनेक्शन लाइन बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अनडायरेक्टेड में कनेक्शन लाइंस बाय डायरेक्शनल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ तो अब ये एक यूनिडायरेक्शनल लाइन हो गई है। यानी इस केस में मैं कह सकता हूँ कि ए से बी पर जाया जा सकता है, लेकिन बी से ए पर नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में लाइंस यूनिडायरेक्शनल होती हैं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं आप उससे। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में लाइन पे चूंकि एरो नहीं होता तो आपकी मर्जी है, आप ए से बी पर भी आ सकते हैं
बी से ए पर भी आ सकते हैं। यानी अनडायरेक्टेड ग्राफ इट्स लाइक अ टू वे रोड, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ टू वे रोड और डायरेक्टेड ग्राफ इज अ वन वे रोड, जिसपे आप सिर्फ एक तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आना या जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का फर्क है एरोस, ठीक है। द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी डिग्री का कॉन्सेप्ट है। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इज रिटन एज डिग्री ए, यानी मैं इस तरह लिखूंगा डिग्री और ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में लिख दूंगा ए। इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज जीरो, अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री जीरो है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जाहिर सी बात है किसी और नोड से वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी नोड से कोई एज नहीं निकल रहा या कोई एज उसमें इंसिडेंट नहीं हो रहा, तो वो कहलाएगी आपकी आइसोलेटेड नोड या आइसोलेटेड वर्टेक्स, क्योंकि वो तन्हा है, बिल्कुल किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसकी डिग्री होगी जीरो, ठीक है। अगर वो किसी एक नोड से कनेक्टेड है तो डिग्री होगी वन, दो से कनेक्टेड है टू, तीन से कनेक्टेड है तो थ्री, एंड सो ऑन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रहे हैं कि वर्टेक्स ए जो इस फिगर में है, ये वाला ए, इसकी डिग्री है थ्री। इसकी डिग्री थ्री क्यों है आप देख सकते हैं, एक यहाँ से बी से भी कनेक्टेड है, यहाँ से ये डी से भी कनेक्टेड है और यहाँ से ये ई से कनेक्टेड है, ठीक है। ये ई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ई से भी कनेक्टेड है। तो इधर ए की डिग्री भी थ्री है, बी की देखा जाए तो भी थ्री है, सी की भी थ्री है, डी की भी थ्री है। ये ई की डिग्री कोई बताएगा मुझे क्या है? जी क्लास, ये लिखा हुआ है ई, इसकी डिग्री क्या है? एनीवन? डिग्री ऑफ ई सेंटर में इस पॉइंट को कह रहे हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है। थ्रू न्यूरी लाइन यहाँ पे पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, चूंकि डी पर चार आपके एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं तो इसकी डिग्री होगी चार। ए से भी एक लाइन आ रही है, बी से भी एक लाइन आ रही है, सी से भी एक लाइन आ रही है, डी से भी आ रही है, तो ई की इस ग्राफ के अंदर डिग्री है फोर, बाकी सारे वर्टिसेस की डिग्री है थ्री, ठीक है। तो ई की डिग्री है फोर। तो अनडायरेक्टेड की टर्म हो गई, एडजेसेंट की टर्म हो गई, डिग्री की टर्म हो गई, तीन मजीद टर्म्स आ गई हमारे पास। चौथी टर्म है हमारे पास वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब है कि आप अगर नीचे वाली डायग्राम को देखें तो एजेस के ऊपर कुछ नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। एज के ऊपर कुछ नंबर पड़े हुए हैं, 47, 55, 39 एंड सो ऑन। तो ये नंबर जो है एज के ऊपर अगर कोई नंबर आ जाता है तो ये नंबर कहलाता है वेट। वेट इज एक्चुअली कहना चाहिए एक तरीके से कॉस्ट कह लें आप। वेट हमारा नंबर है और नंबर ये बताता है कि कॉस्ट क्या है, इस एज की कॉस्ट क्या है। इट्स लाइक कि आप जाते हैं ना इंटरसिटी, अगर आप ट्रेवल करें तो आपको पता है टूल प्लाजा आते हैं, तो टूल प्लाजा पे आप टूल पे करते हैं तो दूसरी जगह जाते हैं। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि ये कराची से आप हैदराबाद जा रहे हैं तो बीच में टूल प्लाजा आया है और उस पर आपको 47 जो है उसका कॉस्ट देना है। 47 रुपीज हो, 4700 रुपीज हो या 47, बस एक नंबर है जो आपको पे करना पड़ेगा फ्रॉम मूविंग एक सिटी से दूसरी सिटी। तो इट्स लाइक अ टोल। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि बाज औकात आपको एक नोट से दूसरे नोट पे जाना होता है तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है और वो आपको पे करना पड़ता है, और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेट्स। जी जी, आ रहा हूँ मैं सस्ता उसी बात पे। एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने आएंगे, पहले हम टर्म्स तो समझ लें, जब समझ में आ जाएंगी तो एग्जाम्पल्स करना भी आसान रहेगा। तो अभी मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो ये एग्जाम्पल है कि वेट क्या होता है। ग्राफ के ऊपर अगर नंबर आ जाता है तो वेट है, और वेट इज एक्चुअली द कॉस्ट। यानी अगर m से n पर जाना है तो कॉस्ट आएगा 47, n से m पर आना है तो कॉस्ट आएगा 47, अगर m से k पर जाना है तो कॉस्ट आएगा 39, और अगर m से c पर जाना है तो कॉस्ट आएगा 27। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मैं ये वाला लिंक ड्रॉप कर दूं से सैलाब आ गया और ये वाला कच्चा रास्ता, ये शॉर्टेस्ट पाथ था जो
जो है आपका अल्लाह भला करे बह गया रास्ता। तो अब आपने एम से के पर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? जी क्लास, एम से मुझे के पर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो ये बीच वाला पाथ तो जो था ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, धरना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इधर ब्लॉक है, प्रोटेस्ट चल रही है। तो आप कौन सा रूट लेंगे? प्रोवाइडेड दैट ये जो नंबर्स हैं ये कॉस्ट है इन रुपीस, तो आप कौन सा पाथ लेंगे? आप, एक आंसर आया मेरे पास सी वाला। सी वाला क्यों लेंगे? असल जवाब है जिसपे कम वेट होगा। सी पर कम वेट नहीं पड़ेगा। बजाहिर आपको लग रहा है कि 27 कम है, लेकिन आप 27 से जब सी पे पहुंचेंगे तो फिर सी से के पर जाने के लिए 113 भी तो पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों का एक्चुअली सम होगा 113 प्लस 27, यानी ये कितना हो जाएगा? 120 और 140 हो जाएगा। यानी अगर आप सी वाला पाथ लेंगे तो के पर जाने का कॉस्ट पड़ेगा 140, जबकि अगर आप एन वाला पाथ लेंगे तो कितना होगा? 47 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 50, 50, 105 एंड 102। तो ये सिर्फ बनेगा आपके पास 102। अगर आप ये वाला पाथ लेंगे तो बनेगा 102। अब आप बताएं कौन सा रास्ता लेना चाहेंगे, जहाँ पे 102 रुपए पे करना पड़े या जहाँ पे 140 रुपए पे करना पड़े? तो बात समझ में आई कि इस तरीके से वेट्स जो है डिसाइड करते हैं कि मैं कौन सा रास्ता लूँ। तो मुझे लिए जो सुटेबल पाथ होगा, कॉस्ट इफेक्टिव, वो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ से जाने का कॉस्ट कम है। ठीक है। तो वेट्स का ये रोल होता है कि आपको शॉर्टेस्ट कह लें या कॉस्ट इफेक्टिव पाथ प्रोवाइड करें। तो वेटेड ग्राफ कह रहे हैं कि आपके हर एज पर वेट्स होते हैं, और वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सेट से, कि इसमें वी और ई तो होता ही है, साथ में डब्ल्यू ई और डब्ल्यू वी भी आ जाते हैं। डब्ल्यू ई इज द वेट ऑन एज एंड डब्ल्यू वी इज वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टिस। ठीक है। और पर्टिकुलर वर्टेक्स के वेट पे हम जब हम आगे एक एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्टेक्स ऑन वर्टेक्स पे वेट क्या होता है। ठीक है। डब्ल्यू ई की तो अभी हम बात कर लेंगे, डब्ल्यू वी जो है आपको क्लियर होगा जब हम वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला एल्गोरिथम कवर करें। तो फिलहाल इसको हम इग्नोर कर देते हैं या इसकी डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन वेट ऑन एज आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि हर एज पर नंबर जो डला होता है वो डब्ल्यू ई कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी क्लास, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। अच्छा, एक और टर्म हमारे पास आ रही है कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड की। ठीक है, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड की बात करें, और यहाँ पे बात हो रही है अनडायरेक्टेड ग्राफ की। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। यहाँ पे पाथ का वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। पाथ का मतलब एज नहीं होता। ठीक है। पाथ का मतलब यह है कि रास्ता निकलना चाहिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। ठीक है। इनडायरेक्टली भी अगर रास्ता निकलता है तो वो पाथ काउंट होता है। ठीक है। तो अगर ये फिगर 1 को अगर आप लोग देखें तो इसमें ए से बी पर जाने का रास्ता मौजूद है, बी से सी पर जाने का रास्ता मौजूद है, सॉरी, बी से डी पर जाने का रास्ता मौजूद है, डी से ए पर आने का रास्ता मौजूद है। लेकिन ये सी जो अकेला आइसोलेटेड वर्टेक्स है, इस पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। सी पर आने के लिए ना बी से आ सकता हूँ, ना डी से आ सकता हूँ, ना ए से आ सकता हूँ। तो दैट्स वाई दिस ग्राफ, ये वाला जो आपका ग्राफ है ग्राफ 1, ये कहलाएगा डिसकनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे सी एक ऐसी नोड है जिस पर आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जबकि इसके बरक्स ये अगला वाला, अगर मैं ये वाला बना दूं ग्राफ, यानी एक लाइन लगा दूं सी से डी पर, तो ये ग्राफ मेरा कनेक्टेड बन जाएगा, क्योंकि अब सी पे जाने का रास्ता मौजूद है। ए को अगर सी पर जाना हो तो ए से बी पर, बी से डी पर, डी से सी पर भी जाया जा सकता है, या शॉर्टेस्ट ये होगा कि ए से डी पर जाए और डी से सी पर चला जाए। बी ने सी पर जाना है तो वो भी डी के थ्रू जा सकती है। किसी भी वर्टेक्स ने अगर सी को रीच करना है तो वो डी के थ्रू उसे रीच कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो ये आसान सी टर्म हो गई कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड का मतलब ये है कि आपके ग्राफ में हर नोड पर किसी भी दूसरी नोड से पहुंचने का रास्ता एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ पाथ। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी नोड आइसोलेटेड आ जाती है आपके ग्राफ में, तो इसका मतलब यह है कि वो डिसकनेक्टेड हो। आइसोलेटेड नोड का मतलब ही यही है कि वो सबसे अलग है, और सबसे अलग है तो ग्राफ का पार्ट, लेकिन दूसरों से लिंक नहीं है।
तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड कहता है। ठीक है, एक और टर्म हमारे पास आ रही है कंप्लीट। अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब है फुल्ली कनेक्टेड या स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। इसका मतलब ये है कि आप हर नोड से हर दूसरी या रिमेनिंग नोड्स पर डायरेक्टली पहुंच सकते हो, तो ये चीज कहलाती है कंप्लीट ग्राफ या फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ। अगर आप इस डायग्राम को देखें, किस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस वाली की भी फिलहाल बात कर रहा हूँ, फोर्थ वन की। तो इस फोर्थ वन को अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए से मैं बी पर भी जा सकता हूँ, ए से मैं सी पर भी जा सकता हूँ, ए से मैं डी पर भी जा सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी से मैं ए पर भी तो आ ही सकता हूँ, बी से मैं सी पर भी जा सकता हूँ, और बी से मैंने ये थोड़ी सी ऐसे बनाई हुई है, बी से मैं डी पर भी आ सकता हूँ। सी की बात की जाए तो सी से मैं ए पर भी आ सकता हूँ, सी से बी पर भी आ सकता हूँ, सी से डी पर भी आ सकता हूँ। डी की बात की जाए तो डी से ए पर भी आया जा सकता है, बी पर भी आया जा सकता है, सी पर भी यानी हर नोड हर दूसरी नोड से रिमेनिंग नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये चीज कहलाती है फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ या कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हर नोड बाकी सारी नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, तो ये चीज कहलाती है आपकी फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ। यही चीज अगर आप देखना चाहें डायरेक्टेड ग्राफ में, अनडायरेक्टेड में तो एक लाइन इज इनफ, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में आप देखें तो आ, हर जगह पे मतलब दो लाइंस मौजूद है। दो लाइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो ए से बी पर जाने का रास्ता भी मौजूद है, और फिर सॉरी सी से ए पर जाने का रास्ता भी मौजूद है, और ए से सी पर आने के लिए अलग से रास्ता मौजूद है, क्योंकि इन डायरेक्टेड ग्राफ ए सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पे दो दो वायर्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे या दो दो पाथ मुझे रिक्वायर्ड होंगे इसको फुली कनेक्टेड बनाने के, क्योंकि ईच एज इन डायरेक्टेड ग्राफ इज यूनिडायरेक्शनल। तो मुझे दो डायरेक्शनल यानी हर वर्टेक्स को यानी दो वर्टेक्सेस को कनेक्ट करने के लिए दो एजेस रिक्वायर्ड। ठीक है, दो वर्टेक्सेस को कनेक्ट करने के लिए दो एजेस रिक्वायर्ड होंगे, एक एक जा रहा होगा अगर ए से बी तो दूसरा आ रहा होगा बी से ए। ठीक है, तभी ये कहलाएगा फुली कनेक्टेड, क्योंकि ए से बी पे जाने का मतलब बी से ए पर आना नहीं होता इनडायरेक्टेड ग्राफ। जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक ही लाइन काफी होती है, क्योंकि मैंने बताया ना ये बाई डायरेक्शनल होती है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, और यूनिडायरेक्शनल होता है डायरेक्टेड ग्राफ में। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये भी आपका फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है, ये भी आपका फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ। लेकिन अगर इधर से मैं कोई सी भी एक लाइन हटा दूं, से मैंने ये वाली लाइन हटा दी, तो ये वाला ग्राफ अब फुल्ली कनेक्टेड या कंप्लीट नहीं रहेगा, यानी ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक भी हटाऊंगा तो डेफिनेटली ये तो हो ही जाएगा, ये तो बेयर मिनिमम पर है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बात पॉइंट क्लियर करने के लिए बताना चाहूँ, तो यहाँ से एक भी डायरेक्शन इनकम्प्लीट होगी तो ये फुल्ली कनेक्टेड नहीं रहेगा। अच्छा, एक यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर आपको पता करना हो कि कंप्लीट है या नहीं आपका ग्राफ, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी अगर इसको मैं चेक करना चाहूँ 4 वर्टिस हैं, तो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है 4 माइनस एन माइनस वन, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2। इतने वर्टिसेस होंगे इसमें, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। तो ये कह रहा है कि ये ग्राफ उस वक्त से फुली कनेक्टेड होगा कि इसमें कम से कम 6 एजेस होना जरूरी है। आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, और आप देख सकते हैं कि ये है भी फुली कनेक्टेड। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए फॉर्मूला चाहिए हो तो क्या होगा, तो डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड में सिर्फ फर्क होता है 2 का। तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सिंपली क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इट मींस इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ से लिया कि इसकी नोट्स कितनी है, सादे हैं देखो, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ से आ गया क्योंकि फॉर्मूला है n वर्टिसेस। अगर n इज वर्टिसेस का नंबर है तो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन, तो n 4 है तो n माइनस वन कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर डजेंट मैटर, इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। 4 टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, और मेरा फॉर्मूला है
n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ के लिए डिवाइड बाय 2 वाला फैक्टर है, ये हट जाएगा। यानी अगर इस फॉर्मूले में टेस्ट करूं तो कितनी नोड्स हैं, 1 2 3। तो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, इसमें नोड है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इज 2। तो इसका फॉर्मूला आएगा, इसका 6 आएगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल कितने एजेस हैं, 6 एजेस हैं फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में सिर्फ फॉर्मूले में फर्क आता है 2 का, कि डायरेक्टेड ग्राफ चूंकि यूनिडायरेक्शनल होता है और अनडायरेक्टेड बाय डायरेक्शनल होता है, तो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में एजेस ट्वाइस का फर्क आ जाता है। ठीक है, यानी अगर सेम ग्राफ मेरा अनडायरेक्टेड है तो उसी ग्राफ को अगर मैं डायरेक्टेड बनाता हूं तो मेरे एजेस डबल हो जाएंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं सिंपली, तो मेरा फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पे अनडायरेक्टेड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन आप इसी से डायरेक्टेड का भी बना सकते हैं। बस इसमें से मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो ये टर्म्स आ गई हमारे पास। थोड़ा सा पेज को फास्ट करता हूँ, टाइम हमारे पास कम है। पाथ का टर्म है, पाथ क्या है, वही वाली बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, रास्ता। कोई भी एजिस का जो आपका अलग अलग एजिस से होते हुए जाएंगे वो चीज कहलाती है पाथ। पाथ में डेफिनेशंस मौजूद हैं, दो तरह के पाथ हैं हमारे पास, एलिमेंट्री पाथ और सिंपल पाथ। एलिमेंट्री पाथ की डेफिनेशन कह रही है कि आपने सेम वर्टेक्स को 2 दफा विजिट नहीं करना, एक ही दफा अगर विजिट करा है तो वो एलिमेंट्री, एक से ज्यादा कर दिया तो वो एलिमेंट्री नहीं है। और सिंपल पाथ की डेफिनेशन कहती है सेम एज को एक से ज्यादा मर्तबा विजिट नहीं करना। ठीक है, सेम एज को एक से ज्यादा विजिट नहीं करना। तो यहाँ पे सिंपल पाथ की डेफिनेशन दी हुई है कि E1 से E3 पे जाऊं, यानी ये मतलब है E1 से E3 पे गया, E3 से फिर मैं E4 पे गया हूँ, और E4 से मैं E5 पे गया हूँ। इट्स जस्ट अ पाथ। ठीक है, पाथ का मैंने बताया था ना, किसी भी नोड से निकलकर आप किसी भी जगह पे चले जाएं, ये तो एक पाथ है। लेकिन अगर ये वाले पाथ की बात की जाए, E1 E3 E4 E5, और E5 के बाद मैंने जाना है E12 पर, E12 के बाद मुझे जाना है E9 पर, E9 के बाद मुझे जाना है E11 पर, E11 के बाद जाना है मुझे E6 पर, E6 के बाद जाना है मुझे E7 पर, E7 के बाद मुझे जाना है E8 पर, और E8 के बाद मुझे फिर जाना है E11 पर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो कह रहे हैं इज अ पाथ बट नॉट अ सिंपल वन। कह रहे हैं ये पाथ तो है, यानी ये जो पूरा मैंने ये लिखा ई वाला, ये पाथ तो है लेकिन ये सिंपल पाथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल की डेफिनेशन कहती है कोई भी एच को आपने 2 दफा विजिट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये E11 मैंने 2 दफा विजिट किया है, देख रहे हैं ना, 2 दफा इधर से गुजरा हूँ। तो इस वजह से कह रहे हैं ये पाथ सिंपल पाथ नहीं है। ठीक हो गया, थोड़ा सा पेज को फास्ट रखना, रिकॉर्डिंग में दोबारा से देख लीजिएगा अगर बात समझ में ना आए। अगर इस पाथ की बात करें, E1 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E11 और फिर E12, इस पाथ की बात करूं तो कह रहे हैं कि ये पाथ सिंपल पाथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने किसी भी वर्टेक्स किसी भी एज को 2 मरतबा विजिट नहीं किया। लेकिन एलिमेंट्री नहीं है। एलिमेंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सेम वर्टेक्स को 2 दफा विजिट कर लिया। वो वर्टेक्स कौन सा, ये वाला, इस पॉइंट पे मैं 2 दफा होके गुजरा हूँ। तो ये पाथ सिंपल तो है बट एलिमेंट्री नहीं। इसी तरह एक और ये पाथ की एग्जांपल है, इसको भी फॉलो करके देख लेते हैं ये क्या है। ये है E1 E3 E4 E5 E5 के बाद मुझे कहाँ जाना है, E6 E7 E8। तो इस पाथ की अगर मैं बात करूं तो ये पाथ आप देख सकते हैं दोनों डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। ये पाथ आपका एलिमेंट्री पाथ भी है और ये पाथ वैसे आपका सिंपल पाथ भी है, क्योंकि इसमें ना एज कोई रिपीट हुआ है ना कोई वर्टेक्स रिपीट हुआ है। ठीक है, और अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, ये वाली E1 E3 वाली एग्जांपल जो नीचे लिखी हुई है, E1 से E3 E3 से E4 E4 से E5 E5 से E12 E12 से E9 और E9 से वापस E10। तो ये यहाँ पर
यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर एंड हो गया। अगर ऐसा पाथ जो स्टार्टिंग भी वहीं से हुई और एंडिंग भी वहीं पे हुई, यानी आप सुबह घर से निकले, यूनिवर्सिटी गए, कहीं भी गए और वहां पे से इवेंचुअली घर आते हैं, तो आपने एक तरीके से जो पाथ कंप्लीट किया है वो कहलाता है सर्किट। यानी जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर आकर एंड किया, तो ये चीज कहलाती है सर्किट। यहाँ यानी स्टार्टिंग इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स अगर सेम हो तो ये चीज कहलाती है सर्किट। तो ये जो मैंने अभी रास्ता फॉलो किया ये सर्किट है, लेकिन ये सर्किट में चूंकि ये वर्टेक्स 2 दफा रिपीट हो गया है तो ये वर्टेक्स एलिमेंट्री नहीं है, ये सर्किट एलिमेंट्री नहीं है। ठीक है। और लास्ट वन को अगर देख लूं तो लास्ट वन क्या है, लास्ट वन E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और E10। इस वाले को अगर देखा जाए तो ये सर्किट भी है, और ये सर्किट आप देख सकते हैं एलिमेंट्री सर्किट है, क्योंकि इसमें कोई वर्टिस ट्वाइस नहीं आया। साथ ही साथ ये सिंपल भी है क्योंकि इसमें कोई एच भी दोबारा नहीं आया। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द इनिशियल वर्टिस। ठीक है, इनिशियल को काउंट नहीं करते। E1, E2, E3 क्या होगा, सिंपल पाथ E1, E2। अच्छा E1, E2 कहाँ है, E2 है हमारे पास इसमें E2, E1, E2 बस पाथ होगा। E3 पर नहीं जा सकते आप वहां से, क्योंकि वहां से रास्ता ही नहीं निकलता। ठीक है साधन, अगर मैं E1 से E2 पे चला जाता हूँ, इट्स अ डेड एंड, इसके बाद मैं कहीं और नहीं जा सकता। इट्स अ डेड एंड। इट्स लाइक कि आप एक जगह ड्राइव करते जा रहे थे और पता चलता आगे समंदर आ गया, तो अब आप मजीद वहां से ड्राइव नहीं कर सकते, वहां पे आपको कुछ और करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका रोड एंड हो गया। तो E1 से E2 पर जाया जा सकता है, E3 पर नहीं जाया जा सकता अगर बीच में E2 आ गया। नहीं, बैक भी नहीं आ सकते क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। फिलहाल इस एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल, हम वापस नहीं आ सकते। इट्स अ वन वे रोड। ठीक है, वन वे टिकट टू दैट पर्टिकुलर रूट। ठीक है, तो ये ऐसा रास्ता है जहां से वापस नहीं आया जा सकता। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, एक सैम्पल एग्जाम्पल है। नॉर्मली ऐसा रास्ता होता नहीं है कि जहां से वापस नहीं आया जा सकता। ठीक है, तो ये और टर्मिनोलॉजीज हो गई, और बस लेक्चर ऑलमोस्ट एंड। अब इनको समराइज कर देता हूँ एक जगह पे। और समराइज कैसे होंगे कि मुझे आपको बतानी है इसकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है आपकी ग्राफ की, जिस तरीके से एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और इसमें आप सिंपली क्या करते हैं कि जहां जहां पर एज मौजूद है उस मैट्रिक्स के अंदर 1 प्लेस कर देते हैं, और जहां पे एज मौजूद नहीं है वहां पे 0 प्लेस कर देते हैं। तो फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ अभी हम कर रहे हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए अगर मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, अब आप देखें। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 से 2 पर एक एज निकल रहा है। ठीक है, 1 से 2 पर एक एज निकल रहा है, और 1 से एक 3 पर एज निकल रहा है। तो मैंने इसको ग्राफ बनाया, देखें रॉ वाइज और कॉलम वाइज 1 2 3 4 5 लिख लिए, इधर भी और इधर। अब मैं अगर बात करूं 1 के रिस्पेक्ट से चेक कर रहा हूं, तो 1 के रिस्पेक्ट से मैंने चेक किया सिर्फ और सिर्फ 2 पर और 3 पर मेरे पास एज मौजूद है, तो सिर्फ 2 और 3 पर मैंने क्या लिख दिया, 1। बाकी सारे क्या कर दिए, 0। बाकी सारे क्या कर दिए, 0 कर दिए। इसी तरह 2 को चेक किया गया तो 2 पे मुझे पता लगता है सिर्फ और सिर्फ 5 पे जा रहा है। देखें डायरेक्टेड है, 2 से 5 पे आ रहा है, 2 से 1 पर नहीं आ रहा। ठीक है, कीप इट माइंड कि 2 से सिर्फ और सिर्फ 5 पर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा ना, 2 से 1 पे जा रहा है। तो 2 में आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे 5 पे 1 लिखा हुआ है, बाकी सब जगह पर, यानी इसको ऐसे ले लें। 2 और 5 वाली लाइन को अगर मैं कट करता हूँ तो ये आ रहा है सिर्फ। 3 की बात करें तो 3 से भी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 4 पर जा रहा है, तो 3 में सिर्फ और सिर्फ ये 4 पर आ गया। और अगर 4 को देखा जाए तो 4 से सिर्फ और सिर्फ 1 पे आ रहा है, तो 4 से सिर्फ और सिर्फ 1 पे आ गया, बाकी सारे 0। 5 का देखा जाए तो 5 से सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ 5 पर लूप बन रहा है, तो ये 5 वाला सिर्फ 5 पर आएगा, बाकी सब जगह पर 0 हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जहां पर एच प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब है 1 और एब्सेंट का मतलब है 0। प्रेजेंट का मतलब 1, एब्सेंट का मतलब है 0। ठीक है, रॉ वाइज और कॉलम वाइज आपने प्लेस किए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बस फिर आपने रॉ वाइज उसको मार्किंग करना शुरू कर दिया कि 1 के अगेंस्ट जो जो एजेस आ रहे हैं वहां पर 1, बाकी सब जगह 0। 2 के अगेंस्ट जो जो एजेस आ रहे हैं वहां पे 1, बाकी सब जगह 0। तो ये तो हो गया डायरेक्टेड ग्राफ।
अगर आपका ग्राफ हो जाता है अनडायरेक्टेड या नॉन डायरेक्टेड, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको पता है कि ये वाला एज, अगर सेम इस एज की बात करता हूँ तो ये 1 से 2 पर भी काउंट होगा और 2 से 1 पर भी काउंट होगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस वाले ग्राफ में आपके पास कुछ फील्ड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप उसको दोनों जगह काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 की अब बात करूं तो 1 के साथ 2 भी है, 3 भी है, और अब ये 4 वाला भी 1 के साथ काउंट हो जाएगा। तो ये 1 में 2 पे भी आ गया, 3 पे भी आ गया, 4 पर भी आ गया। 5 की अगर बात कर लूं तो 5 में आपको पता है 5 से 5 पर भी है, और अब 5 से 2 पर भी आ गया। तो ये देखें 5 में पहले सिर्फ 5 था, लेकिन अब 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो अनडायरेक्टेड का मतलब चूंकि दोनों जगह काउंट होता है, आने वाला रास्ता भी वही है, जाने वाला भी वही है, तो वो दोनों तरफ काउंट हो जाएगा। ठीक है, जबकि डायरेक्टेड में सिर्फ एक तरफ काउंट होगा। ये हो गया। इसके अलावा अगर आपका ग्राफ वेटेड हो जाए तो क्या हो, तो वेटेड में आपका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है कि अब आपको 1 और 0 प्लेस नहीं करने, बल्कि क्या प्लेस करना है, वेट प्लेस करना है। यानी अगर एज मौजूद है तो उसका वेट लिख दें, और एज मौजूद नहीं है तो -1 लिख दें। -1 क्यों लिख रहे हैं, -1 इसलिए लिख रहे हैं कि माइनस वेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो वेट की एब्सेंस को शो करने के लिए हम नेगेटिव नंबर यूज करते हैं। ठीक है, वेट की एब्सेंस को शो करने के लिए हम नेगेटिव नंबर यूज करते हैं। तो जहां पे एज होगा तो वहां पे मैं वेट लिख दूंगा, और जहां पे नहीं होगा वहां पे -1। तो आप ये देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में 1 से निकल रहा है 5, 2 पर जाने के लिए, तो 2 वाली जगह पे मैंने 5 लिख दिया, और 3 वाली जगह पे क्या निकल रहा है, 3 ही निकल रहा है, तो मैंने 3 लिख, बाकी सब जगह पे -1। अच्छा, यहाँ पे एक देखने वाली बात क्या है कि 5 से 5 पे जा रहा हूँ तो कोई वेट अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, और लगना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं जिस वर्टेक्स पे मौजूद हूँ और वहीं पे खड़ा रहूँ तो मैं पे किस बात का करूँ, मैं किस बात का पे करता हूँ, किसी बात का पे नहीं करता। इट्स लाइक कि आप जा रहे थे कहीं, आप बस स्टॉप पे थे, बस स्टॉप पे आपने बस ली, लेकिन आप चढ़े और वापस उतर गए, तो क्या आप बस वाले को पे करेंगे, नहीं, आप उसको फेयर पे नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखें 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब यहाँ पे एब्सेंस नहीं है, 0 का मतलब है नो कॉस्ट, वेटेड ग्राफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का मतलब है नो कॉस्ट, एब्सेंस का मतलब है -1। ठीक है, तो एग्जाम व्यू पॉइंट से आपके सामने इस तरह की चीजें आ सकती हैं कि मैं आपको ग्राफ दे दूं और कहूं कि इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाए। अब वो ग्राफ अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है, वो वेटेड भी हो सकता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि उसकी मुझे एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दें। तो यहाँ पे एक सैम्पल एग्जाम्पल मौजूद है, कोई और एग्जाम्पल हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो सकता है, उसके लिए आपको ये करना हो सकता है। हो सकता है मैं आपको एक ग्राफ बना के दे दूं और कहूं कि इसमें फाइंड आउट करें सिंपल पाथ कौन सा है या एलिमेंट्री पाथ कौन सा है, या आपको एक पाथ दे दूं और पूछूं बताइए सिंपल पाथ है या नहीं, या एलिमेंट्री पाथ है या नहीं, क्या ये सर्किट है या नहीं, या ये दो नोड आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं। ठीक है, क्या ये नोड आइसोलेटेड है या नहीं। इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, छोटे छोटे से, लेकिन छोटे छोटे से नंबर आप बहुत सारे इसमें गेन कर सकते हैं। एंड लास्ट स्लाइड हमारे पास, अच्छा, अच्छा मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कि उसमें अभी देख लेता हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है टाइपो हो, मैं देख लेता हूँ। नहीं, हमेशा 5 थोड़ी होगी, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके ग्राफ के अंदर कितने नोड्स मौजूद हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर 5 नोड मौजूद हैं, तो हमारा मैट्रिक्स कितने का बना है, 5 बाय 5, यानी n बाय n है। अगर आपके पास 6 नोड होंगी तो 6 बाय 6 का बनेगा, अगर 10 नोड होंगी तो 10 बाय 10 का बनेगा। टोटली डिपेंड करता है कि आपके ग्राफ के अंदर नोड्स या वर्टिसेस कितने हैं। ठीक है, अच्छा, तो लिंक रिप्रेजेंटेशन भी होती है, आपको होता है जब हम एरे बेस्ड सोल्यूशन करते हैं तो लिंक रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, और ये चीज कहलाती है एडजेसेंसी लेस रिप्रेजेंटेशन, और ये कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिंपली क्या करते हैं, पहले तो आप सारे के सारे जो हैं अपने नोड्स ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 से लेकर 5 है तो आपने ऐसे ही लिख लिया, और फिर उसके बाद सिंपली उसके आगे उसके नेबर्स लगाते जाते हैं। यानी 1 से अगर बात करूँ तो 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है 2, और 1 से कनेक्टेड है 3।
तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके आगे 2 वाली नोड लगा दूंगा और फिर 2 के आगे 3 वाली, यानी लिंक लिस्ट लगाना शुरू कर देता हूँ। और अगर मजीद आगे एक और कोई से, अगर ये भी नेबर होता 4 से के लिए कह रहा हूँ, तो इधर मैं एक और लगा के कर देता 4, अगर इधर होता तो। और अगर नहीं होता तो मैं फिर एंड कर देता हूँ आखिर में नल लगा के, ये बताने के लिए कि लिस्ट का आखिरी नेबर है। ठीक है। और बाकी 2 का सिर्फ और सिर्फ 5 है तो 5 लगा हुआ है, 3 का सिर्फ 4 है तो 4 लगा हुआ है, 4 का सिर्फ 1 है तो 1 लगा हुआ है, और 5 का इटसेल्फ सिर्फ और सिर्फ 5 ही है। ठीक है। तो ये तो और आसान है कि मैं हर नोड के आगे उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर देता हूँ। लिंक लिस्ट का ग्राफ भी वेटेड हो सकता है। वेटेड में क्या होगा, इसमें एक एडिशनल फील्ड ऐड हो जाएगी, और वो ये है कि आप बीच में उसका वेट भी लिखना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है। सिर्फ स्टार्टर है, यानी ये एक तरीके से वो जो होता था ना हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर, वो चीज है। और फिर जाहिर सी बात है 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 और 5। तो 2 तो ये आ गया नोड का नंबर, और 2 का वेट क्या है 5, यानी लिंक लिस्ट के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी मैंने। एक तो चीज है नोड का नंबर और दूसरी चीज है उसका वेट। फिर आ गया भाई 3 एक नोड है और उसका वेट कितना है 3। इसी तरह इसकी बात कर ली जाए तो नोड 5 पे जा रहा है और उसका वेट क्या है या कॉस्ट क्या है 7। इसी तरह 5 की बात करते हैं तो नोड 5 पे जाना है लेकिन उसका वेट क्या है 0। ठीक है। तो सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उसको फॉलो करना है, और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। कंक्लूजन हमेशा की तरह वही है कि लिंक रिप्रेजेंटेशन हमेशा लेस मेमोरी रहती है, मोर मेमोरी एफिशिएंट है, लेकिन आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन जो है सिंपल होती है, और अभी आपने देखा इंतहाई सिंपल है। ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है मैट्रिक्स या एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, कि जाहिर सी बात है अगर n नोड है तो मुझे n इंटू एन मैट्रिक्स बनाना पड़ रहा है ना। 5 नोट के लिए 25 चाहिए, यानी एन स्क्वायर। 10 नोट के लिए 10 का स्क्वायर, 100 नोट के लिए 100 का स्क्वायर। तो इसमें इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आती है। और जाहिर सी बात है जब मैट्रिक्स इज आर 2D एरे, मैट्रिक्स आर 2D एरे, और 2D एरे को जब मैं एक्सेस करता हूं तो आपको पता है 2 लूप्स लगती हैं नेस्टेड फैशन में, और जब नो नेस्टेड लूप्स लगती हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आती है ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो बज़ाहिर सिंपल है लेकिन टाइम भी ज्यादा लेता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और स्पेस भी ज्यादा लेता है। जबकि लिंक रिप्रेजेंटेशन स्पेस भी कम लेगा और टाइम भी कम लेगा और मेमोरी भी लेस ले मतलब मेमोरी भी एफिशिएंट होगी, लेकिन मसला क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स हो। तो देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी एंड यानी कि एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम और स्पेस अगर आपके लिए क्रिटिकल है तो आप इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, और अगर टाइम और स्पेस का इशू नहीं है तो आप फिर सिंपल सोल्यूशन यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरफ। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सिर्फ बेसिक्स थी लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई। नहीं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने शुरू में बताया था कि कोर्स के कंटेंट्स में हमारे पास ये भी शामिल है। कम से कम ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम तो हम कल कर लेंगे। लास्ट के 2 लेक्चर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक क्लास होती है या नहीं। अच्छा मैं देख लेता हूँ कहाँ पे आप कह रहे थे मुझे 2 1 है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो है, ये 4 है। ठीक है, ये जो है 4 है। ठीक है, इट्स अ टाइप, ये 4 इमेज में ही गलती थी, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा करेक्शन के लिए। ये जो चीज़ है 4। ठीक हो गया जी। तो लेक्चर यहाँ पे कंक्लूडेड है। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज और शुड आई कंक्लूड द लेक्चर? चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। चलिए देन, अल्लाह हाफिज।